हैं हम। क्यों अमिता जी? यस सर, सही बोल। चलिए, संतोषी वर्मा जी आप आंसर करेंगी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। योग कुंडली उपनिषद में कुल कितने मंत्रों की चर्चा है 171। और किनके बीच का संवाद है ये? ब्रह्मा और शिव जी के बीच का। बहुत बढ़िया। शिव जी को गौतम करके वो किए हैं संबोधित। बहुत बढ़िया। साक्षी सिंह जी आपकी, नाउ योर टर्न। चित्त की चंचलता के कारण बताए हुए हैं योग कुंडली उपनिषद में, वो कारण कौन कौन से हैं? साक्षी सिंह। हाँ, हरिओम। हरिओम साक्षी, बताइए। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? हेलो। जी आ रही है, बोलिए, माइक ऑन करके। वासना और वशु। साक्षी पढ़ नहीं रहे हो ना आप? नो रिवीजन। वसु कहाँ से आ गया इसमें? प्रियंका वर्मा जी बताइए इसका उत्तर। सर, दो प्रकार के वासना और वायु। वासना को पूर्ण अर्जित संस्कार भी कहते हैं और वायु को प्राण। प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका कुशवाहा जी बताएंगी प्राणायाम सिद्धि के या फिर वायु जय सिद्धि के कौन कौन से उपाय बताए हैं? सर, वायु जय सिद्धि के 3 उपाय हैं: मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा। नीता जी बताइए, आसन का वर्णन है इसमें, कौन कौन से आसन है? जी सर। सर इसमें पद्मासन है और वज्रासन का वर्णन है। मतलब कुल कितने आसन? 2 आसन सर। पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी त्यागी, वज्रासन की जो विधि है वो किस प्रकार बताइए? सर सिद्धासन की तरह बताइए, वज्रासन की जो है ना। ठीक है। सिद्धासन। अब योग कुंडली उपनिषद है तो योग कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं। कुंडली जागरण के साधनों की भी चर्चा इस उपनिषद में की गई है। कुंडली जागरण के, वे कुंडली जागरण के साधन कौन कौन से हैं? पद्मा जी बताइए। जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। योग कुंडली उपनिषद है तो योग कुंडलिनी के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली जागरण के कोई साधन बताए हैं क्या इसमें? सर उसके बाद यहाँ पे ना एक कुंडली, मतलब ईड़ा पिंगला जो होती है उसको मतलब गंगा यमुना कहते हैं, और सरस्वती जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो नहीं नहीं सुषुम्ना ये को यहाँ पे सरस्वती कहा गया है। सरस्वती चालन के उससे तो सरस्वती चालन के उससे प्राणायाम से, मतलब सर ऐसा ही कुछ था। चलिए नेक्स्ट। नीता नागरकर जी की तो हो गई। कौशल्या जी बताइए आप। हाँ जी सर, क्वेश्चन। कुंडली हेलो जागरण सर। के दो, कुंडली जागरण के साधन बताइए। कुंडली जागरण के 2 साधन है बताए हैं, एक सरस्वती चालन और दूसरा प्राण रोधन मतलब प्राणायाम। और बढ़िया। सरस्वती चालन पद्मासन में, और 12 उंगल लंबा और 4 उंगल कपड़ा
लपेट कर और अपान उसको प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करके कुंडली को ऊपर की तरफ सुषुम्ना में ले जाने का प्रयास करना होता है इसमें। और अच्छा। प्राणायाम बताए इसमें, 2 प्राणायाम बताए हैं, एक सहित और एक केवल। और सहित के 4 वेद बताए हैं सर। सहित के सूर्य वेदी, भस्त्रिका, शीतली और सूर्य उज्जयी, 4। सीक्वेंस याद नहीं बताए। है? हाँ सर, सीक्वेंस याद है, जल्दबाजी में बोल दिया सर। बताइए, सीक्वेंस बताइए। सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, 4। शीतली और और केवल का कोई प्रकार नहीं बताया। ठीक, बहुत बढ़िया। जी सर। कल्याणी जी, जी सर। सूर्यभेदी के लाभ बताइए जल्दी से। सूर्यवेदी का लाभ कपाल शोधन होती है और इसमें हाँ कृमि दोष दूर होते हैं और कल चारों जो अ, बात का बात हुई थी वो भी नष्ट हो जाती है। और कृमि दोष भी है ना। हाँ कृमि दोष। जया जी की बारी है। जया जी बताइए, हरिओम उज्जाई के सर। लाभ बताइए कौन कौन से हैं। सर उज्जाई करने से कफ, जो गले में कफ जमा रहता है वो ठीक होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है सर, और धातु रोग समाप्त होते हैं। सिर की गर्मी का भी इसमें बताया सर, योग कुंडली में कि सिर की गर्मी भी दूर होती है। सर इसके जी। पहले सिर की गर्मी का कहीं नहीं पड़ा था, इसमें सिर की गर्मी का बताया गया सर। कौन सी गर्मी का? सर सिर की गर्मी का इसमें बताया गया है, इसके पहले सिर की गर्मी का नहीं पड़ा था उज्जैन में कभी लाभ। जी जी जी, हाँ इसमें ये नया है। नाउ इच्छा जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ बताइए। सर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कंठ जी। की जलन मिटती है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है और कुंडली जगाते और पाप नाशक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशरफ जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। शीतली प्राणायाम के लाभ बताइए। इसमें प्लीहा रोग, गुल्म रोग और पित्त, ज्वर और त्रिषा और त्रिषा रोग का नाश होता है। त्रिषा रोग का नाश होता है, बहुत बढ़िया। अमिता जी, योग कुंडली उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? यस सर, 3 अध्याय सर। मेलन सिद्धि का, खेचरी मेलन सिद्धि का वर्णन किस अध्याय में बताया गया है? सर ये दूसरे अध्याय में बताया गया है। मेलन सिद्धि, खेचरी मेलन मंत्र वगैरह। जी सर, दूसरे अध्याय में सर। क्या अमिता जी सही कह रही हैं दोस्तों? तीसरे अध्याय में सर। तीसरे अध्याय में है सर। खेचरी मुद्रा का वर्णन कौन से अध्याय में है? तीसरे। दूसरे में। खेचरी मुद्रा का दूसरे वर्णन में। दूसरे में है और खेचरी मेलन मुद्रा की वाला चर्चा मंत्र दूसरे में है। तीसरे में है। देखिए यही तो कंफ्यूजन है इसमें। खेचरी मुद्रा अलग है, खेचरी मेलन मंत्र अलग है। खेचरी मेलन मंत्र के जाप से खेचरी सिद्ध हो जाती है। खेचरी जो मुद्रा है उसमें काटन चालन दोहन करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो यस। दोनों अलग है। एक हठ योगिक क्रिया है, एक हठ योगिक जाप की क्रिया है। दोनों ही हठ योगिक क्रिया है, लेकिन एक में जाप करना पड़ रहा है और एक में कुछ कर्म करने पड़ रहे हैं। समझ में आया? जी सर। रिवीजन करिए अमिता जी। ओके सर। चलिए, आप लोगों को पूरा रिवीजन हो ही गया ऑलमोस्ट। अब हम लोग कुछ नया देखते हैं। सबसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, कोई रह गया हो तो बताओ। कम लोगों में ऐसा ही होता है, सबकी बारी आती है। कोई रह गया हो तो हैंड रेज कर सकते हो। सब हो गए हैं। इच्छा पुंडीर हो गई है क्या?
यस सर। सर आपने भस्त्रिका के लाभ पूछे थे। ओके सर जी, एक चलिए। क्वेश्चन एक बार और आप बता देंगे सर, वो जो सरस्वती चालन में ये बस नाड़ी पर लपेटना है, वो कंफ्यूजन हो रहा है सर। नाड़ी पर लपेटना मतलब नाड़ी में कहाँ? लपेटना है, कुंडलिनी नाड़ी जो हाँ बताया कंद हुआ है। सर कंद बताया था आपने पहले। हाँ, कंद स्थान जो है वहां पे लपेटना है, जैसे हठयोगिक ग्रंथ में बताया है वैसे ही है वो, ठीक है। जैसे उसमें भस्म लगा कर किए गए है ना, वैसे ही ये समझ लीजिए आप लोग, सेम है। ठीक है सर। एक बार हट घेरण संहिता एक बार पढ़िएगा आप, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, अलग नहीं है कुछ। जो अलग है वो आप लोग याद करिएगा। अब रिवीजन करते हैं, हो गया मतलब रिवीजन, अब आज का देखते हैं। सर उसमें सिद्धासन में बैठना होता है क्या? हठ प्रदीपिका में। उस पे सिद्धासन होगा, देखना पड़ेगा ना वो। मेरे को तो यही लगा सिद्धासन शायद। इसमें आसन के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया है सर पद्मासन बोला है, पद्मासन। इसमें तो पद्मासन बोला है। हाँ, पद्मासन बोला था। इसमें तो पद्मासन ही बोल रहा है जी। हम्म। सर हठ प्रदीपिका में ना सिद्धासन की तरह ही बोला है। सिद्धासन है उसमें। यस सर। चलिए तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। हम लोग कल यहां तक पढ़ लिए थे, चारों प्राणायाम देख लिए थे। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। चलिए फिर इन चारों प्रकार के कुंभक को 3 बंद के साथ करना है। और 3 बंद कौन कौन से हैं? 3 बंद हैं, मूल, उड्डयन और जालंधर। इसमें बताया है कि पहले दिन कितना, दूसरे दिन कितना, तीसरे दिन कितना। तो पहले दिन 10-10 बार, दूसरे दिन 15-15, तीसरे दिन 20-20, 5-5 की संख्या में बढ़ाते जाना है। ये एग्जाम में प्रश्न आया था, दिख रहा है नॉर्मल सा ना, ये एग्जाम में प्रश्न बनकर आया था इससे। जब मैंने दिया था तब ये प्रश्न था, बहुत सरल लग रहा था मुझे, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, एक बार भी नहीं देखा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, उसके लिए टफ है। ठीक है, अब कौन कौन से बंद का वर्णन है देख लो यहाँ पे, मूल, उड्डयन और जालंधर। मूल बंद कैसे करते हैं आप लोग पहले भी पढ़े होंगे किसी न किसी हठयोगिक ग्रंथ में। इसमें कैसे बताया है वो देखते हैं, क्या अलग है या कुछ वैसा ही है। ठीक है, मूल बंद मूलाधार से संबंधित होता है एक तरह से, ठीक है। शरीर के अधोभाग में, अधोभाग कौन सा है? नीचे का भाग, जहां पे मूलाधार स्थित होता है। अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को और गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक उठाने की प्रक्रिया ही मूलबंध कहलाती है। क्या ये वैसा ही है जिसे हम पढ़ते हैं? यस सर। यस बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें बंद कैसे लगाना है? उठाने की प्रक्रिया, उठा के और रोक के रखने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके लाभ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब कुछ। इसमें क्या होगा? मूल बंद है, देखिए मूल बंद, इस चित्र को देखिए, चित्र देख के समझ में आ रहा होगा आपको। इस चित्र में यहाँ पे मूल बंद है, ऐसे उड्डयन लगता है, यहाँ पर जालंधर बंद लगता है। मूल बंद जो है, यहाँ पे कौन सी वायु होती है? अपान वायु। यहाँ पे होता है वहनी मंडल, ठीक है, समान वायु। और नीचे क्या होता है? वहनी मंडल, यहाँ पास आसपास यहीं के। जब अपान और प्राण मिलते हैं तो हठयोग कंप्लीट होता है अपने आप में, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग, 3-4 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी आप लोग लिख लीजिए, पूरे हठयोगिक ग्रंथ का निचोड़ है ये, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आगे पीछे चलेगी दुनिया। पहला, प्राण और अपान। प्राण कहां पे होगा?
प्राण यहाँ पे होगा हृदय के पास, उड्डयन बंध से उसको खींचेंगे, फिर प्राण अपने आप चल के प्राण और अपान का मिलन होगा। ठीक है, कहाँ पास? यहीं उड्डयन के आसपास कहीं पे। ठीक है, क्योंकि मूल बंध में हम क्या कर रहे हैं, अपान को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है बलपूर्वक उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। तो अपान ऊपर उठे, प्राण नीचे आए, तो हठयोग संपन्न होता है आपका, पहला। दूसरा, ये है आपकी सुषुम्ना, ये है आपका कुंडलिनी, मान लीजिए यहाँ पास चित्र बना दे रहे हैं। कहाँ, ये पेन तो मिल ही नहीं रहा। चलिए मान लीजिए ये है आपका, अरे यार ये एक सेकंड ना, अच्छा ठीक है, इसलिए आज दिख नहीं रहा है ये स्क्रीन मुझे। हाँ देखिए, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जगह भी कम है यहाँ पे। प्राण और अपान का मिलन भी हठयोग है, पहला। दूसरा, ये कुंडलिनी जो देख रहे हैं आप, ऐसे जो लपेटा खाई हुई होती है चित्र में, अगर आप दिख रहा हो आपको, कुंडली का जागरण योग है। ठीक है, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह हठयोग है। सोमरस का यहां से लगातार स्त्राव हो रहा है, ठीक है, उसको रोक देना वो भी एक हठयोग है। ठीक है, और कौन सा कॉन्सेप्ट है? चक्रों का भेदन। ठीक है, चक्रों का भेदन कौन कौन सा? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ये जो चक्र है आपके, चक्रों का जब जागरण होता है, चक्रों का जब जागरण होता है और जब प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर इन कुंडलिनी के माध्यम से सुषुम्ना में प्रवाहित होता हुआ ऊपर की ओर इन चक्रों तक जाता है, वो भी हठयोग है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये चलेगा, समझ रहे हैं? प्राण अपान की भी आवश्यकता है उसमें, और चक्रों की आवश्यकता है, ग्रंथियों का भेदन, ग्रंथियां भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर ग्रंथि का भेदन हो रहा है तो भी हठयोग सिद्ध होगा। मतलब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा हठयोग बनेगा, किसी भी हठयोगिक ग्रंथ में आप जाइए, इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही चलेगी वो चीजें, इसके अतिरिक्त नहीं जाने वाली। ठीक है, अपने ब्रेन को ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि इन्हीं के साथ चलना है। इसमें क्या दिया है उसको जानना है, समझना है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको रखना है, कुछ आध्यात्मिक चीजें हैं उसको समझना है कि इसमें ऐसा अध्यात्म बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसी सेम टू सेम सिमिलर चीजें हम लोग कई सारे ग्रंथों में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि हम लोग अरे इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा। जो नया जानने को मिला है वो आपको बताया जाएगा, उसको आपको नोट्स के लिए की पॉइंट्स बना के उसको आपको याद करना है। ठीक है, समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से? हाँ जी सर। हाँ जी समझना है आपको, मतलब मैं आपको क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ, पहुंच गया ना बात? अपान वायु ऊर्ध्वगमन से, यहाँ पर देखोगे आप लोग, अपान वायु के ऊर्ध्वगमन से वहनी मंडल, देखो यहाँ पे वहनी मंडल लिखा हुआ है। अपान वायु जब वहनी मंडल से योग करता है तो प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देह जन्य विकार जल जाते हैं और अग्नि से तप्त होकर सोई हुई कुंडली जागृत होकर स्थिति हो जाती है। पहुंच गए ना वहीं पे? ठीक है, वहीं पे आए ना हम लोग घूम फिर के। तो प्राण और अपान मिलेगा तो वहनी मंडल की जो अग्नि है, जब वो अग्नि बढ़ेगी तो चक्रों के डिसबैलेंस के कारण ही शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। अगर आप योग के विद्यार्थी हैं तो आप ये शायद जानते होंगे, अगर चक्रों का अगर डिसबैलेंस है या फिर चक्रों में किसी प्रकार का कोई भी दोष है तो रोग उत्पन्न होते हैं, ये हमारे यौगिक ग्रंथों में बताया गया है। तो जब आपके वहनी मंडल में अग्नि बढ़ेगी और कुंडलिनी अपने
वहनी मंडल की अग्नि बढ़ने से कुंडलिनी जागृत होगी, चक्र अपने स्थान में आएंगे, तो शरीर के देह जन्म विकार तो अपने आप समाप्त होंगे ही ना। तो सिंपल सी बात है। और जब अग्नि बढ़ेगी तो जो कुंडलिनी आपकी सोई हुई है, ये पीले पीले दिख रहे होगे आप लोग यहाँ पास, ये सोई हुई है, ये ठंडी है, ये सोई हुई है ना, ठंडक है, शीतल है। जब इसमें गर्मी पड़ेगी तो ये जो इसका मुख ढकी हुई है सुषुम्ना का, ये कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जैसे ही जागृत होगी, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होगा। सुषुम्ना जागृत होकर चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आया समझ? बस इसी कॉन्सेप्ट में हम चलने वाले हैं आगे, ठीक है। मूलबंध का लाभ ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। मूलबंध है तो कुंडलिनी से संबंधित होगी ही, हमेशा होगी। अश्विनी मुद्रा है, कुंडलिनी से संबंधित होगी। और कौन सी मुद्रा है जो मूलबंध से कुंडलिनी जागरण से संबंधित है? मूलबंध है और अश्विनी मुद्रा है, और हठयोगी ग्रंथ में बहुत सारे हैं। शक्ति चाल, शक्ति चालनी है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे हैं हठयोगी ग्रंथ। मतलब आपका जो घेरण संहिता है ना, उसमें बहुत सारे बताए हुए हैं। भुजंग आसन भी है सर। भुजंग आसन भी है, बिल्कुल है। और आपका पाशनी मुद्रा भी है क्या? जी सर। पाशनी से भी होता है क्या? थोड़ा सा देखना, मुझे जहां तक धुंधला धुंधला सा याद है उससे भी होता है। सर पश्चिमोत्तानासन से भी होता है ना? पश्चिमोत्तानासन से कुंडली जागरण मैंने नहीं पढ़ा है, शायद हाँ हो। हाँ, सर हट पर दीपिका में। वायु ऊपर की ओर बढ़ती है उससे। हाँ उससे होगा। प्राण में संचार होता है, प्राण का। हाँ तो ये हो सकता है, हो, ठीक है। आप लोग को इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, रट्टा मत मारिए। जो अलग है उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। जैसे आप लोग को याद आ रहा है कि पश्चिमोत्तानासन से भी होता है, ये हठ प्रदीप का में बताया है। बस यही तो करना है जेआरएफ नेट के लिए। अटपदी में सर मत्स्येंद्रासन भी है ना? मत्स्येंद्रासन भी है, बिल्कुल। बस बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करिए खुद को, कुछ अलग से नहीं करना है। हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना जैसे भी आप पढ़ रहे हो, कि इसमें भी दिया है, उसमें भी दिया है, उसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है, बस यही करना है, दैट्स इट। अब मूलबंध देख लिया, अब उद्यान देखते हैं। उद्यान क्या है? अब बताइए, आप सामान्य सा प्रश्न है, उद्यान बंद पूरक करके किया जाता है या रेचक करके? रेचक करके। रेचक करके सही। प्राण अंदर होता है कि बाहर होता है? अगर उद्यान बन अकेला कर रहे हैं पूरक के तो अंत में उसको बाह्य कुंभक करके करते हैं, और जब तीनों बंदों के साथ में कर रहे होते तो सर इनहेल करके फिर हम उद्यान बंद के लिए जाते हैं। ठीक, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। कोई पंगा हो गया है गाइस? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। कोई मैटर हो गया है? समझ रहे हो? चलिए देखते हैं अब इसको। कुंभक करके जब रेचन करते हैं, देखो रेचन करके करते हैं, कुंभक करके जब रेचन करते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले उद्यान बंद होता है। इसमें भी क्या हो रहा है? प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमित हो रहा है। आया ना कॉन्सेप्ट वहीं पे? मैंने जो 2 मिनट में बताया ना, 5 मिनट के अंदर वो कॉन्सेप्ट पूरा उसी के इर्द गिर्द चलने वाली है पूरी हठयोग की दुनिया। कहीं से भी उठा लीजिए, ठीक है। या तो रस के स्त्राव को रोकिए, या कुंडली का जागरण करिए, या फिर चक्रों का भेदन, या ग्रंथियों का भेदन, या प्राण और अपान को मिला दीजिए, या शिव और शक्ति के मिलन को बना दीजिए। ये रह गया था, यही है हठयोग। अब उद्यान बंद की विधि देखिए क्या बताइए। वज्रासन में बैठकर, कौन से आसन में? वज्र आसन में बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखें, ऐसे जैसे हम करते हैं। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे संकुचन होता है उद्यान बंद लगाते हैं तो, ठीक है। यहाँ पास कंठ जो है, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है बिल्कुल।
कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचिए एवं गला एवं हृदय को भी तानते हुए खींचना चाहिए। पेट के समस्त विकार दूर होते हैं, खिलाफ बताया हुआ है। ठीक है, सिंपल विधि है, लाभ याद कर लीजिए। आसन बताया हुआ है वो याद कर लीजिए, विधि सेम है। जालंधर बंद क्या है? पूरक के अंत में, ये प्रश्न बन गया था यहाँ से, पूरक के अंत में या फिर कुंभक के प्रारंभ में या फिर पूरक के प्रारंभ में। पूरक का अंत होगा तो क्या होगा? पूरक का अंत होगा तो जालंधर बंद होगा। पूरक का अंत मतलब क्या? रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना। पूरक लिया, पूरक का अंत हो गया अंदर, मतलब श्वास अंदर रोकी है। जब पूरक का अंत हो गया मतलब श्वास अंदर रुकी हुई है। जब पूरी श्वास आपने अंदर ले ली, जितने आपकी डायफ्राम की क्षमता है, जितनी भर ली आपने फेफड़े में, उसके बाद वायु को रोक कर कंठ को संकुचित किया। सेम विधि है, इसमें इंपॉर्टेंट है पूरक का अंत, ये हर जगह नहीं है ऐसा। ठीक है, इसे जालंधर बंद कहते हैं। लाभ है क्या कुछ? कोई लाभ है क्या जालंधर बंद के? नहीं। अब किन दोषों से, ये मेरे एग्जाम में आया था और ये मैंने ना पता क्या किया था, ये मैंने इतना पर्चा जो है ना, ये मैं लिख के अपने दीवार पे टांग दिया था। मुझे पता नहीं, अंदर से ना इनसाइड फीलिंग आ रही थी कि ये प्रश्न पता नहीं क्यों आएगा। जब आप बहुत पढ़ने लगते हो ना दोस्त, तो आपको ना पता चल जाता है कि इस बार एग्जाम में क्या आएगा। मतलब मुझे में बहुत समय मिला था, लॉकडाउन था तो उस समय बहुत पढ़ रहे थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि इससे प्रश्न इस बार जरूर देगा वो। अभी तक दिया नहीं है लेकिन मुझे लगता था देगा, और दिया था। दिन में सोना, रात्रि का जागरण करना, अति मैथुन करना, मलमूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना और चिंतित रहना। ये क्या है? ये ऐसे दोष है जिनसे साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। इसमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें आपको ये याद करना तो इंपॉर्टेंट है ही, ये 8 के 8, लेकिन इनका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। मैं दिखाऊंगा आप सभी को कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 2023 के एग्जाम में सीक्वेंस आया हुआ है। ठीक है, ज्यादा चलना अच्छी बात नहीं होती है। मल एवं मूत्र यदि आते हैं तो उन्हें रोकिए मत, ये हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं, तो केवल इन्हें पढ़ना नहीं है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दिन में नहीं सोना है, पावर नैप ले लीजिए, सोइए मत। रात्रि का जागरण, योग निद्रा कर लीजिए, सबसे बढ़िया। निरंजनानंद सरस्वती की आवाज में बढ़िया सा यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, उसको लगाइए और मस्त लगा के 20 मिनट 25 मिनट तक योग निद्रा कर लीजिए। आपको नींद से ज्यादा ही आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, तुरंत एनर्जी आ जाएगी। रात में जागना नहीं है बहुत देर तक, ठीक है? और बहुत देर तक जाग गए हैं तो बहुत जल्दी उठना नहीं है, नींद पूरी लेना है। अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, जो कि बहुत से लोग करते हैं, योगी नहीं करते, बाहरी लोग जो देख देख के सीखते हैं वो करते हैं गलती, वो नहीं करना चाहिए। उसी से साधक शीघ्र रोगी हो जाएगा। बोलते हैं ना, सही से योग करोगे तो रोग जाएगा, और गलत तरीके से योग करेंगे तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होंगे, उल्टे रिवर्स आएंगे। प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना। अब बताए हैं आपको, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, पहले ही दिन बैठ के आधा घंटा अनुलोम विलोम लगाना है, इससे साधक शीघ्र रोगी हो जाएगा। चिंतित नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसमें अंतर है ना, किन दोषों से साधक रोगी होता है और योगाभ्यास के विघ्न, ये दो अलग अलग चीजें हैं। योग के अभ्यास में विघ्न कौन कौन से, उनसे कैसे बचा जाए, तो बताए हुए हैं। जब योगाभ्यास कर रहे हैं आप, करते करते मान लो कोई रोग उत्पन्न हुआ आपके भीतर, कहते हैं रोग हो गया, यह कहकर अभ्यास बंद कर देना। योगाभ्यास कर रहे हैं और करते करते, करने से पहले तो ठीक थे, लेकिन जिस दिन से योगाभ्यास शुरू किया उस दिन रोग हो गया, उसके आने वाले 2-3 दिन बाद,
तो आपने एक अगर बंद कर दिया अभ्यास कि योग करने से रोग होता है, तो ये विघ्न है, इससे बचना है। क्यों? क्योंकि योग में बताया है, योगिक ग्रंथों में बताया हुआ है और कई सारे ग्रंथों में बताया हुआ है कि जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहां से आते हैं? मानस से, ठीक है, मन से चलकर शारीरिक कोष में पहुंचते हैं। तो जो ये रोग है आपके, ये मन में बन चुके हैं, ठीक है। धीरे 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 रोग उत्पन्न होते हैं। अब आप पहले से ही कर्म कर रहे हैं बुरे, फिर जब आपका कर्म का घड़ा बढ़ गया, आप अच्छे कर्म शुरू करने लगे, तो जो आपने कर्म किए हैं उसके फल तो भोगने पड़ेंगे, ठीक है। तो योग के अभ्यास से रोग नहीं होता है, ये विघ्न है। साधना पर शंका करना, विश्वास ना होना, इसका सीक्वेंस आया हुआ है, इसका सीक्वेंस आया है। आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका सीक्वेंस आ जाए। प्रमत्तता, प्रमाद, ठीक है, एक होता है आलस्य, एक होता है प्रमाद, ठीक है। किसी को याद है अंतराय? जल्दी से श्लोक सुनाइए। व्याधि स्थान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया याद है आपको। प्रमाद का अर्थ बताइए। सर जो बेपरवाही करते हैं, मतलब जो योग अनुष्ठान है उसकी अवहेलना करते हैं, वो प्रमाद। प्रमाद है। आलस्य का? तमोगुण की अधिकता। तमोगुण की अधिकता, ठीक है। प्रमाद मतलब समझ गए? लापरवाही। लापरवाही क्या कहलाएगी योग में? आज कर लिए कल नहीं करेंगे, फिर अरे चलो, जानबूझकर जो हाँ, जानबूझकर किए गए अपराध, जिनको प्रज्ञा अपराध भी कहते हैं। प्रज्ञा मतलब पता होता है, प्रज्ञा को, बुद्धि को पता होता है ये गलत है, फिर भी वो बुद्धि को जानने के बाद भी हम करते हैं। हमको पता है देर तक नहीं जागना है, पता है, फिर भी करते हैं। हर वो चीज जो हमारे बुद्धि को पता है कि बेटा ये मत कर, पर फिर भी हम करते हैं, वही प्रमाद है, वही प्रज्ञा अपराध है, ठीक है। फिर आलस्य, तमोगुण की अधिकता, बड़े दिन पर पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा और सो लेते हैं, आधा घंटा और, 5 मिनट और, 10 मिनट और, ऐसे बोलते 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 बहुत देर से उठ रहे हैं, वो आलस्य है। ज्यादा नींद ले रहे हैं तो भी विघ्न है, ज्यादा नींद नहीं लेना है, कम नींद भी नहीं लेना है। बताया हुआ है गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, बैलेंस्ड। साधना से प्रेम ना होना। डॉली चाय वाले को जानते हो? डू यू नो अबाउट डॉली चाय वाला? आजकल बहुत फेमस हुआ है सर। आजकल बहुत फेमस हुआ है, उससे आपने कुछ सीखा? मेरा मानना है उस हर एक व्यक्ति से सीखना चाहिए जो ऐसा फेमस है। डॉली चाय वाले के भीतर आपको, मैं योग से कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूं मैं, आप भी प्रयास करिए। डॉली चाय वाला जब चाय बनाता तो कितनी शिद्दत से बनाता, मतलब उसको लगता है कि उसका वही काम है। बिल गेट्स जैसा इंसान जो इस दुनिया का मतलब सबसे अमीर आदमी रहा है, अभी भी है वो मेरी नजरों में, क्योंकि उसने अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट में दान कर दी, ठीक है। तो उससे अमीर आदमी भी कोई नहीं है। आप भले दूसरों को बोल दीजिए, लेकिन अमीर आदमी वही है, सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो इंसान जब उसके पास आता है, समझिए कितनी बड़ी हस्ती है, बहुत पैसा है उसके पास, फिर भी वो डोली की टपरी पे आया, तो क्या सीखा आपने? और लोगों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अपनी साधना से प्रेम है। ये वायरल तो है ही, वायरल तो रीजन है ही, लेकिन वायरल क्यों है? क्योंकि बहुत शिद्दत से चाय बनाता है, इतना फेमस होने के बाद भी वो चाय ही बना रहा है। वैसा नहीं कि मैं बना लिया हो गया मेरा काम, पैसा बाद में लूंगा, पहले चाय दूंगा। तो ये आपको समझना है कि साधना से प्रेम होना चाहिए। योग में जुड़े हैं तो योग से प्रेम होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जबरदस्ती। प्रेम रखिए। अगला है शांति, सॉरी भ्रांति, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। गलत फहमियां बहुत सारी हैं योग की, पढ़े होंगे आप लोग। विषय वासना में अनुरक्त नहीं होना है, चित्त पर नियंत्रण होना चाहिए,
ठीक है, मन जहां जाए फालतू का वहां से वापस लेकर आइए, अभ्यास और वैराग्य करिए। गीता में भी बताया हुआ है योग तत्व का प्राप्त न होना। योग तत्व का प्राप्त न होना विघ्न कैसे हो सकता है? जैसे आप योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग सिद्ध ही नहीं हो रहा है, आपका योग तत्व की प्राप्ति ही नहीं हो रही है। और इससे क्या होगा आपके भीतर? इसके बाद आपको क्या होगा कि आपका मन उठ जाएगा। योग तत्व की प्राप्ति तो हो ही नहीं रही, क्या मतलब करने का? योग तत्व का प्राप्त ना होना ये भी एक विघ्न है, उससे बचें। बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। सीक्वेंस याद कर लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। प्रश्न आया हुआ है, अभी आप लोग उत्तर करोगे इसका। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठवें विघ्न तक का क्रम क्या है? 2000 किस में आया है? 23 में। अब देख लीजिए, ए में ज्यादा नींद, बी में आलस, सी से साधना से प्रेम, डी से प्रमत्ता, साधना पर शंका की कहानी देख लीजिए। आप लोगों ने अगर पहला पकड़ लिया होगा तो बाकी के अंत आखिरी तो कर ही लोगे आप लोग। आंसर देख रहा हूं आपका। केवल एक व्यक्ति ने आंसर दिया है, एक स्टूडेंट ओनली। सर क्वेश्चन एक अमिता बार सर जी, ये लीजिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन। बार। हाँ जी, ये लीजिए क्वेश्चन। सोचो यार, थोड़ा सा ब्रेन को ना, अपने ब्रेन सेल्स जो आपके दौड़ रहे हैं ना, उन पे थोड़ा सा फोर्स मारो। जितना वो शिथिल होंगे वो उतने ही ज्यादा कामचोर होते जाएंगे, उतनी ज्यादा उनका ह्रास होता जाएगा, कार्य शक्ति कम होती जाएगी। इफेक्ट है। ब्रेन को अगर कुछ करने नहीं दिए तो शांत हो जाएगा। फोर्स चला गया। अब बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका? चलो देखो, एक वाले जितने भी एक हैं, जया जी, पहले तो बी वाले संतोषी जी बहुत कंफ्यूज है। सर वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपका। प्रियंका वर्मा जी 4। जितने लोग ने एक आंसर किया, और अभी लोगों तो की ब्रेक हो ठीक रही है आवाज? सर। जितने लोगों ने एक आंसर किया है ना इसका, वो लोग +2 कर लीजिएगा। सर फिर से वॉइस देखिए, ब्रेक हो गई है। अरे यार क्या कर इसका? अभी भी हो रही है क्या? अभी तो ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो अभी ठीक बोल रहे हैं। अभी ठीक आ रही है ना? ब्रेक होगी तो बताइएगा। अभी इसके पहले ब्रेक थी कि अभी हो रही है? देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो आप लोग, साधना पर शंका या विश्वास ना होना दूसरे नंबर में है। ठीक है, ये देखो, साधना पर शंका कहाँ पे है? ये है, देखो ई पे है। ई किस में दिया हुआ है? केवल 1 में। बाकी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। EDBAC इसका पहला उत्तर सही होगा। ऐसे पढ़ना पड़ता है। 3 ग्रंथि का भेदन, मैंने कहा था ना, वहीं आएंगे घूम के, आ गए। अब 3 ग्रंथियों का भेदन कैसे होगा? जब इतना आपने किया, इतना जितना अभ्यास इसके पहले बताया है, तो कुंडलिनी आपकी सीधी हो जाएगी और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाएगी। तब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से, रजोगुण मतलब उसकी चंचलता, जो कुंडलिनी शक्ति की चंचलता बढ़ेगी, तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार के पास स्थित है। फोटो चित्र देखिए, पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पास ब्रह्म ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है।
ये किससे हुआ? रजोगुण की चंचलता से उत्पन्न हुआ। क्या? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन उत्पन्न हुआ। उसके बाद ये ग्रंथि का भेदन होते हुए चक्रों के माध्यम से कौन से चक्र में पहुंचे? हृदय चक्र। हृदय चक्र में पहुंचे तो कौन सा चक्र का भेदन किया वहां पे? इस कुंडलिनी ने वहां पे विष्णु ग्रंथि का भेदन किया। फिर इस विष्णु ग्रंथि का भेदन करते हुए हृदय चक्र में फिर ये कुंडलिनी पहुंची आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में यहाँ पास स्थित होता है। वहां पास इस कुंडलिनी ने भेदन किया रुद्र ग्रंथि का। अब फिर आज्ञा में बने हुए उसी स्थिति में साधक कौन सी स्थिति से कंपेयर कर सकते हो आप इसको? योग दर्शन में किसी से कंपेयर कर सकते हो अगर आप आज्ञा चक्र का भेदन कर लिए। कौन सी समाधि? कौन सी समाधि का वर्णन है इसमें? बताओ। प्रज्ञा। नहीं, निर्भीक समाधि। निर्भीक समाधि बिल्कुल बोल सकते हो। निर्भीक समाधि और कैवल्य में अंतर होता है ना, कि नहीं होता है? अगर आप लोग डीप पढ़े होगे ना, डीप, बिल्कुल डीप, आप लोगों को पढ़ाया गया निर्भीक समाधि और कैवल्य। क्या हुआ? सर एक और बात पूछनी थी, जैसे हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे ना, तो दोनों का अलग अलग सीक्वेंस याद रखना, बिकॉज इसमें कल हमने देखा था कि अनाहत चक्र जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है, और हृदय में हृदय में ब्रह्म ग्रंथि है, विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि होता है इसमें से, और आज्ञा चक्र में रुद्र है। जिसमें तो देखिए जो दिया हुआ है वही तो मैंने कहा, क्या कुछ बोला थोड़ी देर पहले कि इस ग्रंथ इस ग्रंथ में ये बोला है, इस ग्रंथ में ये बोला, इस ग्रंथ में ये बोला है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था ये चीज। आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, इसी का ही आपको एग्जाम देना है, इसी का ही, ठीक है? वरना कॉन्सेप्ट बताया ना, मैं पूरे हठयोगी ग्रंथ का निचोड़ मैंने उस 5 मिनट की क्लिप में बोल दिया है, पूरा निचोड़। तब सब वही मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, वही मिलेगा। हर कुछ पढ़ लीजिए आप। समझ में आया ग्रंथियों का भेदन किस प्रकार हो रहा है? फिर आज्ञा चक्र का भेदन ये कुंडलिनी करते हुए 16-10 वाले अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, ठीक है? फिर चंद्र स्थान में पहुंचकर फिर सहस्त्रार में जाती होगी अंत में, उसका वर्णन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अंत में अगर आप गौर करें ना, इस पे तो नहीं लिखा है, लेकिन खुद सोचिए कि जब अनाहत चक्र के चंद्र स्थान कहाँ है? यहाँ पास सोमरस का जहां से स्त्राव होता है, जब कुंडलिनी वहां पहुंच जाती है, फिर वहां से कहाँ जाएगी? आखिरी रास्ता क्या है? सहस्त्रार, जिसका वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बाद में कहाँ जाएगी। एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से, आगे चक्र का भेदन करके कुंडलिनी 16 दल वाले किस स्थान पे पहुंचती है? चंद्र स्थान में पहुंचती है, ठीक है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, रजोगुण से किस चक्र का भेदन होता है, किस ग्रंथि का भेदन होता है? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। तो याद होना चाहिए कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन रजोगुण से होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन आज्ञा चक्र में होता है, विष्णु का हृदय चक्र में होता है। ये याद करना पड़ेगा भाई, ट्रिक बना लीजिए कुछ भी। अब देखिए कुंडलिनी आज्ञा सहस्त्रार में भी पहुंच गई। मैंने कहा था ना, ये आपको खुद इमेजिन करना है कि अब कुंडली कहाँ पे जाएगी। अभी चंद्र स्थान में थी, अब पहुंच गई है आपके सहस्त्रार चक्र में। ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर बुधा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में, वो जो वहनी मंडल बोला था ना थोड़ा देर पहले, वो स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से, आया ना कॉन्सेप्ट वहीं पे? मतलब प्राण और अपान का क्या हुआ? मिलन हो रहा है। प्राण को आप किससे मिला रहे हैं? उड्डयन बंध से। और अपान को किससे मिला रहे हैं आप? गुदा को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? मूल बंध या अश्विनी मुद्रा। मूल बंध। गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करें, ये हो गया आपका मूल बंध। अब प्राण को नीचे की ओर लाना, उड्डयन बंद हो गया। तो प्राण और अपान मिल रहे हैं। आपको ये भी पता है कि अपान जहां पे है
वहां पे एक वहनी मंडल है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। तो प्राण और अपान मिलेंगे तो गर्मी वहां पे उत्पन्न होगी, एक तेज उत्पन्न होगा, प्रज्वलित होगा। प्रज्वलित होने से वो कुंडलिनी क्या होगी, जागृत हो जाएगी। अब कुंडलिनी जागृत होगी तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हुए वो 6 चक्रों का भेदन करती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार कमल में पहुंच जाती है। आया ना कॉन्सेप्ट वहीं पे? मतलब आप लोग इसको आंख बंद करके बता सकते हो कि सर आपने जो बताया बिल्कुल A to Z हम समझ गए, इसको देखने की भी जरूरत नहीं। कल्पना कीजिए अपने मन में उस चक्रों का, उन ग्रंथियों का, ठीक है, उन 60 चक्रों का, ठीक है। फिर अंत में जब आप सोचिए, जब सहस्त्रार चक्र में आप पहुंच चुके हैं, आपकी ग्रंथियों का भेदन हो चुका है, कुंडलिनी सहस्त्रार में प्रविष्ट हो चुकी है, तो क्या होगा? तब होगा कि हम अहम शिवो अहम, मतलब मैं शिव हो चुका हूं, मैं शिव तत्व में लीन हो चुका हूं। मतलब शिव के ही आनंद में हम लीन हो जाएंगे, उनके अतिरिक्त कोई भी सत्ता नहीं। मैं शिव हूं, तुम शिव हो, जगत शिव है, ठीक है। तब ये प्राण आदि जितने भी शिव तत्व में विलीन हो जाएंगे। हम तो महादेव की नगरी में रहते हैं, इन चीजों को पढ़कर उनके प्रति प्रेम की अनुभूति और बढ़ जाती है। बनारस में रहकर इन सब चीजों को पढ़ना भी एक अनुभव का विषय, और समझ में आता है अध्यात्म। तो प्राण का शिव तत्व में ऐसे ही विलीन होता है चक्रों का भेदन होते हुए। तब मन क्या होगा, अंतर्मुखी होकर स्वयं में आनंद की अनुभूति करेगा। और कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति आप जानते हो कि 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति कहलाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति इन अष्टधा प्रकृति से गमन करती हुई, इन्हीं से घिरा हुआ है व्यक्ति। 5 तत्वों का आपका शरीर है, अहंकार से आप उत्पन्न हुए थे, इनसे ऊपर उठ के साधना में शरीर केवल एक साधन है, उस शरीर से ऊपर उठ के गमन करते हुए शिव से एकाकार हो जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। क्या हो रहे हैं हम? शिव तत्व में विलीन हो रहे हैं। इस प्रकार अधोभाग में स्थित रज और ऊर्ध्व भाग में स्थित शुक्ल, मतलब रज और शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं, प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वही है। रज व शुक्ल क्या है? रज है आपका शक्ति, शुक्ल है आपका शिव। शिव और शक्ति का मिलन भी हो रहा है, प्राण और अपान भी मिल रहे हैं, ग्रंथियों का भेदन भी हो रहा है, कुंडलिनी भी जागृत हो रही है, ग्रंथि का भेदन हो रहा है। तो क्या होगा? हठ योग ही तो संपन्न होगा, समाधि लगेगी आपकी, निर्भीक समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, और फिर कैवल्य। ये जो स्थिति है ये कैवल्य की स्थिति है। इसके पहले की स्थिति संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बीच की थी, ये कैवल्य की स्थिति है। कैवल्य मतलब कुछ भी नहीं, केवल शिव, कुछ भी नहीं, आनंद, हमेशा आनंद। अब इसको हम कल पढ़ेंगे, आई थिंक टाइम ज्यादा हो गया है। तो खेचरी मुद्रा के बारे में अभी टाइम है शायद अपने पास, कल पढ़ना है या इनफ है? सर कल पढ़ते हैं। ठीक है। तो आया समझ में आप सभी को? एक और क्विक क्वेश्चन सर, जैसे नॉर्मली प्रैक्टिकल में हम जब योग करते हैं तो हम इनहेल करके जालंधर बंद, फिर मूल बंद और फिर उड्डयन बंद की तरफ, लेकिन इसमें सीक्वेंस उल्टा दिया हुआ है, पहले मूल बंद लगाना है, फिर उड्डयन बंद लगाना और फिर जालंधर बंद लगाना है। तो अगेन वही बात सर, इसको इसी तरीके से याद रखना है, राइट? देखिए, प्रैक्टिकल योगा और आध्यात्मिक योगा दोनों में अंतर है। प्रैक्टिकल योगा जो है ना, प्रैक्टिकल में तो ऐसे ही आते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं। जी सर। जालंधर, उड्डयन, मूल बंद, प्रैक्टिकल में यही होता है। खुलता भी प्रैक्टिकली ऐसे है, पहले मूल बंद, फिर उड्डयन, फिर जालंधर बंद, खुलना भी ऐसे ही है। ये प्रैक्टिकल योगा है। ये है ऑथेंटिक योगा। आपको बता दूं, ये वर्णन कहीं पे, जैसे यहाँ पे मूल, उड्डयन, जालंधर, उड्डयन, मूल दिया हुआ है, कहीं पे ये भी दिया जा सकता है सेम टू सेम, जैसे हम प्रैक्टिकल योगा में करते हैं ना, पहले जालंधर, फिर उड्डयन, फिर मूल, कहीं पे ये भी दिया जा सकता है सेम सीक्वेंस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें दिया हुआ है तो ऐसा ही दिया होगा, कहीं पे चेंज भी किया होगा, ठीक है।
परिवर्तन हर जगह होता सर बंद का स्लाइड शो कर दीजिए एक बार। है। आई बात समझ क्यों वाला? सर जी दोबारा से बताना, वॉइस ब्रेक हो रही थी। वॉइस ब्रेक सबको हो रही है? अभी नहीं हो अरे रही है बताइए, सर। क्या चीज बता रहा है फिर से? सर ये जो बंद है ना उसका स्क्रीनशॉट लेनी थी सर। तो अभी तक सर वो स्लाइड भेजी सीक्वेंस नहीं। बता रहे थे ना। आप प्रैक्टिकल योगा करते हैं तो पहले आप कौन सा बंद लगाते हैं? जालंधर लगाते हो ना, फिर उद्यान लगाते हो, फिर आप लगाते हो मूल बंद। और जब बंधों को खोलना होता है समय के बाद, तो सबसे पहले आप खोलते हो मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद खोलते हो प्रैक्टिकल योगा में। यहाँ पे दिया हुआ है पहले मूल बंद है, फिर उद्यान बंद है, फिर जालंधर बंद है। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अपोजिट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी सीक्वेंस ही है, देखो ना आप, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मूल उद्यान जालंधर, जालंधर उद्यान मूल, बीच में उद्यान ही रहेगा हमेशा। आया समझ? हाँ जी सर, थैंक यू सर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई है क्लास। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो वहां पे भी आपको डाउट्स होते होंगे कुछ, तो वो आप वहां पे भी पूछ सकते हो। मैं यथासंभव जितना भी मेरे से प्रयास होगा मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है? ओके सर। जी सर, ओ, थैंक यू सर। चलिए फिर हम लोग अब कल मिलेंगे, पढ़कर आइएगा, क्वेश्चन आंसर सबसे होगा। बच नहीं पाओगे दोस्तों। चलिए फिर आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कल मिलते हैं। प्रणाम सर। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी, आपको भी हरिओम। हरिओम सर। हरिओम प्रियंका जी।